खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा वली। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। संविधान दिवस आज संसद भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे नेता हुए शामिल। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 भाषाओं में संविधान का ट्रांसलेटेड वर्जन किया जारी। संसद भवन में मौजूद सभी सांसदों और मंत्रियों ने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद में सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, इससे वैश्विक एमआरओ केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूती मिलेगी। पटना की सियासत में हलचल तेज है। राबड़ी देवी और तेज प्रताप को सरकारी बंगले खाली करने का नोटिस मिलते ही बिहार में नई राजनीतिक जंग छिड़ गई है। राबड़ी देवी को सरकारी 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस। और गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन टीम इंडिया 408 रन से हारी। 2 टेस्ट मैच की सीरीज के दोनों मैच गंवाकर सीरीज व्हाइट वॉश कराया। 549 रन के टारगेट का पीछा करते हुए पूरी टीम इंडिया दूसरी पारी में सिर्फ 140 रन में सिमट गई। तो समाचारों की शुरुआत करते हैं। आज संविधान दिवस है और 75वें संविधान दिवस के मौके पर संसद भवन परिसर के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और दूसरे नेता शामिल हुए। आज संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़ीसा और असमिया समेत 9 भाषाओं में संविधान का ट्रांसलेटेड वर्जन भी जारी किया। साथ ही इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश समेत वहां मौजूद सभी सांसदों और मंत्रियों ने संविधान की प्रस्तावना को भी पढ़ा। दिखाते हैं आपको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सामाजिक पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संसद के पुराने सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस के मौके पर वहां मौजूद सभी गणों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित भी किया। उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। आज के दिन पूरा देश भारतीय लोकतंत्र के आधार
हमारे संविधान के प्रति तथा उसके निर्माताओं के प्रति आदर व्यक्त करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही इस भव्य संविधान दिवस प्रोग्राम को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संविधान बनाने वाले सभी मान्य सदस्यों को आदरपूर्वक नमन किया। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं संविधान सभा के सभी मान्य सदस्यों का आदरपूर्वक नमन करते हैं। ज्ञान, विवेक, दूरदृष्टि और अथक परिश्रम से ही ऐसा महान संविधान मिला जो हमें न्याय, समानता, बंधुत्व और हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है। आज 75वें संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश के नागरिकों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। पीएम मोदी ने इस लेटर में संविधान के प्रति श्रद्धा को लेकर अपने अनुभव साझा किए हैं। पत्र में पीएम मोदी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत उन सभी महान विभूतियों का स्मरण किया जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया था। पीएम ने पत्र में आगे लिखा कि ये व्यक्तिगत और मील के पत्थर हमें अपने कर्तव्यों की प्रधानता की याद दिलाते हैं, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 51A में निहित है। अधिकार कर्तव्यों के पालन से मिलते हैं। कर्तव्यों को पूरा करना सामाजिक और आर्थिक प्रगति का आधार है। इस सदी की शुरुआत के 25 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और केवल 2 दशकों में भारत औपनिवेशिक शासन और से आजादी के 100 वर्ष पूरे कर लेगा। वर्ष 2049 में संविधान को अपनाए हुए एक सदी हो जाएगी। आज लिए गए निर्णय और नीतियां आने वाली पीढ़ियों के जीवन को आकार देंगे। नागरिक अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें क्योंकि भारत विकसित भारत की परिकल्पना की ओर अग्रसर है। स्कूल और कॉलेज 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले पहली बार मतदाता बनने वालों का सम्मान करते हुए संविधान दिवस मनाएं। युवाओं में दायित्व और गर्व की भावना जगाने से लोकतांत्रिक मूल्य और देश का भविष्य मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्रांसीसी विमानन कंपनी सैफ्रॉन के विमान इंजनों के रखरखाव, मरम्मत और देखभाल संयंत्र का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया। सैफ्रॉन की इकाई सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का ये संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र वर्ष 2026 से परिचालन में आ जाएगा। इस परियोजना में 1300 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश किया गया है। तो देखिए, भारत को मिलेगी ताकत कहीं ना कहीं। आज हैदराबाद में जिस तरह से ये जो हैदराबाद में एमआरओ की जो स्थापना हुई है, देखिए SAE SAY की जो स्थापना हुई है, उससे कहीं ना कहीं भारत को मजबूती मिलेगी जो लीप इंजनों के लिए काम करेगा। 1300 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश से इस केंद्र को बनाया गया है। ये नया केंद्र विमान रखरखाव, मरम्मत और देखभाल का संयंत्र है। ये जो नया केंद्र विमान रखरखाव और मरम्मत करेगा और जो ग्लोबल विमान बाजार में भारत को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करेगा। आज से भारत का एविएशन सेक्टर एक नई उड़ान भरने जा रहा है। सैफ्रॉन की नई फैसिलिटी भारत को एक ग्लोबल MRO हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। ये MRO फैसिलिटी हाईटेक एरोस्पेस की दुनिया में युवाओं के लिए नए अवसर भी बनाएगी। मैं अभी 24 नवंबर को ही सैफ्रॉन बोर्ड और मैनेजमेंट के लोगों से मिला हूं। पहले भी मेरी उनसे मुलाकातें हुई हैं। हर चर्चा में मुझे उनमें भारत को लेकर विश्वास और उम्मीद दिखाई दी है। मुझे उम्मीद है कि सैफ्रॉन का भारत में इन्वेस्टमेंट आगे भी इसी गति से जारी रहेगा। आज से भारत का एविएशन सेक्टर एक नई उड़ान भरने। संविधान दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत यूपी कैबिनेट के कई सदस्यों ने लखनऊ में आयोजित संविधान सभा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता विकसित यूपी से ही निकलेगा। आपको दिखाते हैं क्या कहा सीएम योगी ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में संविधान दिवस के पीछे पूरे देशवासियों को इस बात के लिए प्रेरित किया था। अक्सर होता है
कि हम में से हर व्यक्ति स्वतंत्र भारत का नागरिक होने के बाद स्वतंत्रता की उस वास्तविक कीमत को विस्मृत किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने स्वाधीनता की लड़ाई को अपनी आंखों से नहीं देखा, हमने उन क्रूर यातनाओं को नहीं सहा। परिणाम क्या है? हर व्यक्ति केवल अपने अधिकार की बात करता है, लेकिन अधिकार तब संरक्षित होते हैं, अधिकार तब सुरक्षित होते हैं और अधिकार संपन्न कोई व्यक्ति तब होता है जब वह स्वयं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की आदत डाले। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की एक संकल्पना रखी। विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि हर भारतवासी के सामने जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा कर चुका होगा, अभी हम 75 वर्ष में, लेकिन 2022 में उन्होंने कहा था कि 75 वर्ष हमारे आजादी के पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन जब ये देश अपनी आजादी के 100वें वर्ष में जाएगा तब हमें कैसा भारत चाहिए। अगर हमें विकसित और आत्मनिर्भर भारत चाहिए तो इसके लिए हर भारतवासी को चाहिए कि वो उन पंच प्रणों के साथ जुड़े, जो पंच प्रण हमें हमारे दायित्वों का एहसास करा सके। विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश चाहिए, और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित लखनऊ या हरेक स्तर पर उस प्रकार की एक मानसिकता हम सबको पैदा करनी पड़ेगी। पटना की सियासत में हलचल तेज है। राबड़ी देवी और तेज प्रताप को सरकारी बंगले खाली करने का नोटिस मिलते ही बिहार में नई राजनीतिक जंग छिड़ गई है। बीजेपी और आरजेडी आपस में भिड़ गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या लालू परिवार का पार एड्रेस बदलने से बिहार की राजनीति में समीकरण भी बदलेंगे? देखिए रिपोर्ट। कभी ये पता बिहार की सत्ता में शक्ति का पता हुआ करता था। पटना में 10 सर्कुलर रोड का ये बंगला लालू परिवार की बिहार में सियासत में हनक धमक और चमक का प्रतीक हुआ करता था। बिहार चुनाव में एक बार आरजेडी को जनता ने एक सिरे से नकार दिया और अब लालू परिवार को इस बंगले को भी खाली करना होगा। साल 2005 से पटना का 10 सर्कुलर रोड का यह बंगला पूर्व सीएम राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित था। अब राबड़ी देवी को पटना में 39 हार्डिंग रोड का दूसरा बंगला आवंटित किया गया है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर को ये नोटिस जारी कर राबड़ी देवी को नया पता भी दिया और पुराना बंगला खाली करने का आदेश और इशारा दोनों कर दिया। भवन निर्माण विभाग ने सिर्फ राबड़ी देवी नहीं बल्कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। तेज प्रताप को लालू यादव पार्टी और परिवार से पहले ही निकाल चुके हैं। उस पर हाल में हुए विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप अपनी पार्टी जेजेडी से लड़े थे, लेकिन महुआ से चुनाव हार गए। राबड़ी देवी साल 2005 से 10 सर्कुलर रोड में रह रही हैं। बंगले में लालू यादव, राबड़ी देवी और छोटे बेटे तेजस्वी रहते हैं। 20 साल से 10 सर्कुलर रोड में लालू परिवार रहता है। तेज प्रताप को 26 एम स्ट्रैंड रोड का बंगला आवंटित था। ताजा आदेश के तहत यह आवास अब नई सरकार में मंत्री बने लखेन कुमार रोशन को मिला है। बंगला खाली करने को लेकर अब बिहार में एक नया सियासी संग्राम छिड़ गया है, जिसको लेकर बीजेपी और आरजेडी आपस में भिड़ गए हैं। चुनाव के परिणाम से इस आवास को कोई मतलब नहीं है। ये तो ऑलरेडी पहले से ही 28 वर्षों से ये क्रमांकित है मैडम श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष भी है विधान परिषद के अंदर। क्रमांकित आवास को किस नियम के तहत इन्होंने बदला है, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। ये राजनीतिक शुचिता यहाँ तो भंग होता दिखता है। और ऐसे भी सब लोग को पता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं और वो सदन के सदस्य होते हैं तो उन्हें उच्च मानक का ऐसे भी आवंटित होता है, और जो आवंटित रहता है और लगातार वो सदस्य रहते हैं तो उनके आवास, उनके नाम जो
आवंटन होता है उसको रद्द भी नहीं किया जाता है। देखिए, ये तो सरकारी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत तो जो भी सम्मानित विधायक रहते हैं, जिस कैटेगरी में उनको घर आवंटित होता मिलता है। इसके लिए मैं उस पर कुछ प्रतिक्रिया दूं ऐसा विषय नहीं है। सरकार ये प्रक्रियात्मक तरीके से अपना काम करती है। जो भी नए सदस्य या पुराने सदस्य आते हैं उनकी अहर्ता को देखते हुए निर्णय होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर राबड़ी देवी को बंगला क्यों खाली करना पड़ रहा है, क्योंकि 2005 के बाद से कई सरकारें आई और कई गई, लेकिन राबड़ी देवी का बंगला नहीं खाली हुआ। ऐसा क्यों हुआ, इसे भी समझिए। 2015 में महागठबंधन सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने और 5 देश रत्न मार्ग का आवास मिला। बाद में 2017 में सरकार बदलते ही उन्हें यह बंगला खाली करने का नोटिस मिला। तेजस्वी यादव यह मामला पटना हाईकोर्ट तक ले गए, लेकिन हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी। 19 फरवरी 2019 को हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव को 5 देश रत्न मार्ग खाली करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व सीएम को सरकारी गाड़ी, सुरक्षा और स्टाफ देने की सुविधा भी खत्म कर दी। फैसले के समय राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष थी, इसलिए 10 सर्कुलर रोड उनके पास बना रहा। राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड पर जो नया बंगला आवंटित हुआ है, वो भी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के कोर्ट से अलॉट हुआ है। मतलब अब लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड का बंगला जल्द से जल्द खाली करना पड़ेगा। लखनऊ में खेली जा रही सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप में क्वालिफाई मुकाबले खेले जा रहे हैं। कल शाम तक खेले गए मुकाबलों में महिला युगल के सबसे रोमांचक मुकाबले में विश्व विजेता भारत के त्रिशा और गायत्री गोपीचंद ने मलेशिया के चेस सू हुई और तांग जिंग ई को संघर्षपूर्ण मैच में 19-21, 22-20 और 21-9 से हराया। कल खेले गए एक अन्य मैच में यूपी की समृद्धि सिंह और तनीषा सिंह की चुनौती पहले ही दौर में समाप्त हो गई। पुरुष युगल में 5वें वरीयता प्राप्त श्री अर्जुन और हरिहरन कुमस्मार की भारतीय जोड़ी ने भी जीत दर्ज की। क्वालिफाई मुकाबले में कई भारतीय खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मुख्य मुकाबलों में जगह बनाई। उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, खास तौर से उनका वो देश के हर कोने से आए हुए पार्टिसिपेंट्स हैं। सारे टॉप क्लास खिलाड़ी, हिंदुस्तान के सारे खिलाड़ी, टॉप रैंकर्स सारे यहाँ खेल रहे हैं और हम लोग पूरी सुविधा उनको प्रदान कर रहे हैं। अब खबर वाराणसी से है, जहां विवाह पंचमी के अवसर पर मंगलवार को राम मंदिरों में विविध आयोजन किए गए। श्री राम जानकी मठ में राम बारात निकाली गई, तो वहीं गुरुधाम स्थित श्री राम मंदिर में महिलाओं ने विवाह गीत गाकर उत्सव मनाया। भगवान शिव की नगरी काशी में भगवान राम की जयकारे भी लगाए गए। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां ढकेरवा गिरजापुरी हाईवे पर भीषण सड़क हादसा होने से तेज रफ्तार ऑल्टो कार शारदा नहर में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा लखीमपुर खीरी में शादी से वापस आते समय हुआ। पडुआ थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार और शव बरामद किए। पडुआ थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार और शवों को बाहर निकाला। घायल चालक का इलाज सीएचसी रमिया बेहर में जारी है और पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी है। बीती रात जनपद बहराइच निवासी लखीमपुर खीरी से शादी समारोह में शामिल होकर वापस बहराइच जा रहे थे। थाना पड़ुआ क्षेत्र अंतर्गत सुतिया नदी के साइफन पर कार अचानक अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई, जिसमें कार सवार 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। ड्राइवर को बचा लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घरेलू और लघु वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 1 दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना शुरू की है। योजना में LMV 1 और LMV 2 उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। लेट सरचार्ज में 100% छूट और बकाया राशि में अतिरिक्त राहत दी जाएगी। मुख्य अभियंता राम नरेश सरोज से बताया कि पहली बार उपभोक्ताओं को लेट सरचार्ज में 100% छूट के साथ मूल्य बकाये में अतिरिक्त राहत भी दी जा रही है। साथ ही बिजली चोरी के मामलों में भी बड़ी छूट प्रदान की जा रही है। इससे जनपद के 3 लाख से अधिक लोगों को इससे राहत मिलेगी। प्रथम चरण में 1 से 31 दिसंबर 2025, दूसरा चरण 1 से 31 जनवरी 2026 और तीसरा चरण 1 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। अगली खबर मुरादाबाद से है और हैरान कर देने वाली है।
यहाँ के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में आज सुबह पता चला कि बदमाशों ने एक बैंक का पूरा एटीएम ही चुरा लिया। जानकारी के मुताबिक एटीएम मशीन में करीब 7 लाख रुपए कैश थे। घटना मुरादाबाद दिल्ली रोड पर हुई है। पुलिस ने बताया कि एटीएम मशीन चोरी का ये पूरा वाकया वहां की सीसीटीवी में कैद हो गया है। हालांकि पुलिस ने यह भी बताया है कि नकाबपोश बदमाश एटीएम बूथ के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर दिए थे। हालांकि स्प्रे से पहले सीसीटीवी ने चोरी के लिए इस्तेमाल वाहन की फुटेज ले ली है। अब पुलिस उस वाहन और एटीएम लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। देखिए, कल रात में यहाँ जो सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में जो फवारा चौक है उसके आगे एक पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है। रात में कुछ बदमाशों ने इस एटीएम को यहाँ से उखाड़ के ले गए हैं। इसके बारे में हम लोग के पास फुटेज वगैरह यहाँ पे काफ़ी मिला है और हम लोग उस जिस गाड़ी में एटीएम ले गए हैं उसको ट्रैक कर रहे हैं और कुछ पहले के भी इस तरह के लोग हम लोग के रडार पे हैं, तो हम लोग इसे जल्दी वर्कआउट करें। अब खबर वेस्ट से वेल्थ की। खबर अलीगढ़ से है। एएमयू ने स्लॉटर हाउस से निकलने वाले कचरे से बिजली बनाने की तकनीक तैयार की है। इस तकनीक के इस्तेमाल से स्लॉटर हाउसों से जो कचरा निकलता है उसे ट्रीट करके उससे बायोगैस और मीथेन गैस बनाई जाती है, जिससे बिजली बनती है। स्लॉटर हाउस से बहुत बड़े पैमाने पर कचरा निकलता है। इस तकनीक से न सिर्फ कचरे से मुक्ति मिलेगी बल्कि जल प्रदूषण से भी राहत होगी। साथ ही देश में ऊर्जा की बढ़ती जरूरत और मांग को देखते हुए ये तकनीक काफी अहम मानी जा रही है। बेसिकली जो स्लॉटर हाउस से गंदा पानी निकलता है, वेस्ट वाटर जो निकलता है, तो उसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो उससे हम लोग मीथेन गैस बना सकते हैं और उस मीथेन गैस से बिजली बनती है और ऐसा हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा ये कि इससे जो ट्रीटमेंट प्लांट से जो स्लज निकलता है, जिसको ज़्यादातर लोग फेंक देते हैं, गोबर की तरह फेंक देते हैं, तो उसका कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो पहले लोग करते थे उससे करीब 30% मीथेन बनती थी। हम लोगों ने ऐसा काम किया कि उसमें कुछ का प्री ट्रीटमेंट सजेस्ट करिए कि हम उसको 30% से 70% और 80% तक ले जाते हैं, तो इससे तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा गैस बन जाती है। और अगर बहुत अच्छे से चलाएंगे तो इतनी बिजली बन सकती है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट पे बिजली की ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति हो सकती है। तो बस इसमें यह कि एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए, एक अच्छा प्री ट्रीटमेंट सिस्टम लगाया जाए। थोड़ी सी इसमें इनिशियल कॉस्ट आती है लेकिन फिर वो रनिंग कॉस्ट उसे बैलेंस कर लेती है। और एक अच्छा इंजीनियर वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अगर इंजीनियर अच्छा नहीं होगा तो फिर वो नहीं काम हो पाएगा। विहंगम योग के 102वें सालाना उत्सव के लिए स्वर वेद महामहिम धाम सज गया है। रंग बिरंगी रोशनी से नहाए हुए मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। भारत समेत 19 देशों के विहंगम योग अनुयायी समर्पण दीप अध्यात्म महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। विश्व शांति की कामना में 25,000 यज्ञ कुंडों में आहुतियां अर्पित की जाएंगी। महामंदिर धाम परिसर उमराहा बाजार से डुबकियां बाजार तक 3 किलोमीटर की परिधि में आकर्षक लाइटों से सजाया गया। सभी अतिथि ग्रहों की साज सज्जा की गई। आज सुबह 8 बजे 25,000 वैदिक महाकुंड में भारत समेत दुनिया के 19 देश के 1.5 लाख अनुयायी हवन कुंड में आहुति देंगे। प्राचीन काल में ऋषियों के आश्रमों में यज्ञ होता रहता था, मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी। मैं प्रायः कहता रहता हूँ यज्ञ पहले तो आवश्यक ही था, अनिवार्य ही था, किंतु आज की इस बढ़ती हुई अति भौतिकवादी युग में, आज के बढ़ते उस प्रदूषण में यज्ञ पहले से कहीं ज़्यादा आवश्यक एवं अनिवार्य हो गया है। विहंगम योग के इस मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी ने 2 साल पहले किया था। वार्षिकोत्सव के मौके पर बड़ी संख्या में आए अनुयायियों ने भी डीडीयूपी के जरिए अपनी बात दुनिया के सामने रखी। सुनाते हैं आपको। थोड़ा सा सुकून शांति वाला है, मतलब पूरी स्थिति से हट के थोड़ा सा है ये,
बहुत ही अच्छा है। मेडिटेशन ही यहाँ पे होते हैं, ये मेडिटेशन के लिए बने ही हुए हैं। इसमें होते हैं जब मेडिटेशन, तब सच में बहुत अंदर से बहुत ही सुकून मिलता है। इसमें श्वास भी रहते हैं लोग, मन को भी सुकून मिलता है। अगर घर में थोड़ा सा शांति चाहिए तो हम यहाँ आते हैं। पीले के छप्पा भरा चुके हैं यहाँ, सोचते कि चलो वहाँ मन की शांति मिलेगा, थोड़ा खुशी मिलेगा, इसीलिए आते हैं। प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम प्रयागराज उत्तर प्रदेश के ऑडिट सप्ताह के अवसर पर वॉकथॉन का आयोजन किया गया। वॉकथॉन ऑडिट भवन से शुरू होकर आकाशवाणी, हाई कोर्ट और मुख्य डाकघर से होकर वापस ऑडिट भवन तक चली। इस कार्यक्रम में महालेखाकार विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। प्रधान महालेखाकार राजकुमार ने बताया कि वॉकथॉन का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और आमजन की समस्याओं को सुनना है। साथ ही एक कार्यक्रम कर्मचारियों और जनता में स्वास्थ्य और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर है। वरिष्ठ ऑडिटर दीपक और अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के बिना कामकाज सुचारू रूप से नहीं चल सकता, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, हमारे ऑडिट सप्ताह का ही मकसद है अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना। हमारा सेजी जो संस्था है वो सबको, पब्लिक को भी पता है कि हम लोग क्या करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज का हम लोग ऑडिट करते हैं, तो लोगों को अवेयर करना है कि किसी को अगर कोई कंप्लेन है तो वो भी हम तक पहुंच जाए, क्योंकि आजकल हम लोग सिर्फ ऑडिट नहीं करते हैं, साथ में हम लोग वेरिफिकेशन भी, सर्वेज भी करते हैं। ऑडिट दिवस के अवसर पर एक्चुअली ऑडिट दिवस समारोह का आयोजन हमारी सीजी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना को मनाने के लिए किया जाता है। प्रत्येक वर्ष नवंबर में 16 नवंबर को हमारे इस कार्यालय, इस सीजी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। उस उपलक्ष्य में हम लोग एक सप्ताह का आयोजन करते हैं। उस सप्ताह में तमाम तरह की गतिविधियां करते हैं। उद्देश्य ये रहता है कि हमारा जो उत्तरदायित्व है संविधान के प्रति, सरकार के प्रति, विधायिका के प्रति, उसके बारे में हम आम जनता को अपनी भूमिका के बारे में कुछ बताएं। हमारी जो भूमिका है कि सरकार जो भी विकास कार्यों में व्यय करती है, ये सद्भावना है, एकता, समरूपता के लिए सब लोगों ने एजी ऑफिस के सारे स्टाफ में, हमारे प्रधान महालेखाकार महोदय के निर्देशन में सबने पैदल चालन किया। ये सद्भावना का प्रतीक है, सबका साथ, सबका विकास के साथ प्रेरित। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।